हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 10.1। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थान भरो। पहला पार्ट है, वृत्त का केंद्र वृत्त के खालिस्तान में स्थित है। वृत्त का केंद्र वृत्त के खालिस्तान में स्थित है। तो वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में होता है। कहाँ पे होता है? अभ्यंतर में। ये हमारे पास एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है। तो ये केंद्र कहाँ है? वृत्त के अभ्यंतर में या बहिर्भाग में। तो ये केंद्र है, ये वृत्त के अंदर है, तो इसके अभ्यंतर में होगा। सेकंड पार्ट है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खालिस्तान में स्थित होता है। ये हमने एक वृत्त लिया है, इसमें ये कहा है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। अब त्रिज्या होती है यहाँ से लेकर के और इस परिधि के ऊपर कोई बिंदु से मिलाएंगे तो हमारे पास त्रिज्या आएगी। जैसे हमने बिंदु ले लिया यहाँ पे ये, तो इसको हमने मिलाया तो हमारे पास क्या है? त्रिज्या है। अब इसने कहा कि एक बिंदु ऐसा है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। तो त्रिज्या से अधिक होगी तो वो कहाँ आएगी? इससे बाहर आएगी यहाँ पर, क्योंकि अगर त्रिज्या के बराबर है तो वो वृत्त की परिधि के ऊपर होगा। लेकिन हमें क्या दिया है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज़्यादा है। तो त्रिज्या से अधिक है तो वो त्रिज्या से कहीं आगे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है वो। तो ये बिंदु जो आएगा तो त्रिज्या से दूरी है जो वो त्रिज्या से क्या है? ज़्यादा है। तो वो बिंदु कहाँ है? ये बिंदु कहाँ होगा? वृत्त से बाहर होगा, यानी कि वृत्त के बहिर्भाग में होगा। तो सेकंड में हो जाएगा वृत्त के बहिर्भाग में। तीसरा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, एक वृत्त लेते हैं, ये हमारे पास एक वृत्त है। अब हमें कहा क्या है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। अब देखो वृत्त ये सब क्या है? वृत्त की जीवाएँ हैं, ये वृत्त की जीवा है। तो जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ जा रहे हैं वृत्त की जीवा की लंबाई क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? जो वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। ये हमारे पास क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। इन सब जीवाओं से इसकी लंबाई क्या है? सबसे ज़्यादा। तो ये है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? क्या हो जाएगी? ये व्यास। क्योंकि जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरे, जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजर रही है वो क्या कहलाती है? व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी? व्यास। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। चौथा पार्ट है, एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। यानी एक वृत्त के अंदर एक चाप क्या होगा? जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। देखिए हमारे पास ये एक वृत्त है और ये क्या? हमारे पास एक व्यास है। अब हमारे पास ये चाप है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ये एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे क्या हों? एक व्यास के सिरे। अब ये हमारा व्यास है और ये सिरे, यानी कि ये चाप यहाँ से लेकर के और कहाँ तक है? यहाँ तक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो जब इस चाप के सिरे एक व्यास के सिरे हो गए तो ये क्या कहलाएगा? यानी ये जो आकृति हमारे पास बन गई, ये क्या आकृति है? कैसी आकृति है ये एक अर्धवृत्त है। क्या है ये? अर्धवृत्त। तो चौथा पार्ट हो जाएगा, एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। फिफ्थ पार्ट है, वृत्तखंड के एक चाप तथा खालिस्तान के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड एक चाप और किसके बीच का भाग होता है ये बताना हमें। ये हमने एक वृत्त ले लिया। अब इसने कहा कि एक वृत्तखंड एक चाप और खालिस्तान के बीच का भाग होता है। अब इसके अंदर वृत्तखंड ये हो जाएगा, हम इसको ले लेते हैं। इसको हमने दो भागों में बांट लिया। ऊपर का जो भाग है ये हमारा है दीर्घ वृत्तखंड, इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड क्योंकि ये बड़ा है। और जो नीचे का भाग है ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड क्योंकि ये छोटा भाग है। अब इसने हमसे ये पूछा है कि जो वृत्तखंड होता है चाहे वो दीर्घ हो चाहे लघु हो, तो वृत्तखंड होता है वो एक चाप और खालिस्तान के बीच का भाग है। अगर हम लेते हैं लघु वृत्तखंड को तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से लेकर के
और यहाँ तक का जो भाग है ये है लघु वृत्तखंड। ये भाग, ये हमारे पास वृत्तखंड है। तो ये किस किस के बीच का भाग है? तो ये एक तो चाप है, ये हमारे पास चाप है, और ये क्या है? जीवा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वृत्तखंड एक चाप और जीवा के बीच का भाग होता है। तो फिफ्थ पार्ट में हो जाएगा वृत्तखंड एक चाप और जीवा के बीच का भाग होता है। सिक्स्थ पार्ट है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे खालिस्तान भागों में विभाजित करता है। वृत्त जिस तल के ऊपर है उसे कितने भागों में बांटता है? तो वृत्त जिस तल के ऊपर होता है उसे 3 भागों में बांटता है। 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? हम कोई सी आकृति ले लेते हैं, जैसे इसी को लेते हैं हम। यहाँ पर ये हमारे पास एक वृत्त है। अब ये इस तल के अंदर मान लिया हमने, इस तल में है ये। तो 3 भाग कौन से हो जाएंगे? एक भाग तो ये है ये जिसमें ये वृत्त है, एक तो वो भाग जिसके अंदर वृत्त है, दूसरा इसका अभ्यंतर भाग, ये भाग हो जाएगा, और तीसरा कौन सा होगा? इसका जो बहिर्भाग है। तो यहाँ पर वृत्त ने इस तल को 3 भागों में बांट दिया। एक भाग वो जिसके अंदर वृत्त है, ये भाग, ये वाला भाग जो है। दूसरा भाग है इस वृत्त का अभ्यंतर, अंदर का भाग, और तीसरा भाग हो जाएगा वृत्त से बाहर यानी बहिर्भाग। प्रश्न संख्या 1 करने के बाद अब प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। 2 में है सत्य और असत्य बताइए कारण सहित। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको पढ़ते हैं। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होता है। अब केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की क्या होता है? त्रिज्या होता है। सत्य है। कैसे? अब ये हमने एक वृत्त ले लिया यहाँ पर, तो इसने कहा है कि केंद्र को वृत्त की परिधि के ऊपर कोई बिंदु, वृत्त के ऊपर कोई बिंदु लिया हमने ये। अब इस केंद्र को वृत्त के ऊपर बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड हो जाएगा ये। तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त की त्रिज्या ही तो है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? अगर केंद्र को हम वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित किसी बिंदु से मिलाते हैं तो जो हमारे पास रेखाखंड आता है वो क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या। ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। सेकंड पार्ट है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। एक वृत्त के अंदर समान लंबाई की परिमित जीवाएं, परिमित से मतलब यहाँ पर है जिनको हम गिन सकें, जिनकी जो संख्या है वो सीमित हो। तो यहाँ पर ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वृत्त के अंदर समान लंबाई की असंख्य जीवाएं होती हैं, अनगिनत जीवाएं होती हैं। कैसे होती हैं? देखिए, ये हमारे पास एक वृत्त है। अब इसके अंदर हम जीवाएं लेते हैं समान लंबाई की। जैसे हमने ये जीवा ली, दूसरी जीवा हो जाएगी इसी लंबाई की, हमारे पास ये हो जाएगी। फिर इस प्रकार से इसी लंबाई की ये हो जाएगी। फिर इसी लंबाई की हम यहाँ से ले सकते हैं, ये हो जाएगी। अगली यहाँ से खींचेंगे हम, इस तरह हो जाएगी, ये हो जाएंगी। तो इस तरह से हम अनेक खींच सकते हैं। यहाँ से खींचेंगे, ये हो जाएगी, यहाँ से खींचेंगे, ये हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास समान लंबाई की अनगिनत जीवाएं हैं। और भी ले सकते हैं हम, ये ले लेते हैं यहाँ पर, ये जीवा है, इस लंबाई के हम एक यहाँ पर ये ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास असंख्य जीवाएं हैं। तो इस कथन क्या हो जाएगा? तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। थर्ड पार्ट है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होता है। अब दीर्घचाप से मतलब क्या हमारा? दीर्घचाप से मतलब है वो चाप जो अर्धवृत्त से बड़ी हो, वह चाप जो अर्धवृत्त से क्या हो? बड़ी हो, वो कहलाएगी दीर्घचाप। ये मैंने वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया। जैसे एक चाप हो जाएगी हमारी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ए बी, एक चाप हो जाएगी बी से लेकर के सी तक, और एक चाप हो जाएगी सी से लेकर के ए तक। ये 3 बराबर लंबाई की चापों में इसको हमने बांट दिया। जो जितने भी ये चापें हैं ये सब लघु चापें हैं, दीर्घचाप एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दीर्घचाप के अंदर क्या होता है? जो चाप जो अर्धवृत्त से बड़ी हो वो कहलाएगी हमारी दीर्घचाप। अब यहाँ पर कोई भी चाप है वो अर्धवृत्त से बड़ी नहीं है। क्यों? अगर वृत्त को हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं तब भी हमारे पास 2 अर्धवृत्त बनेंगे,
वो भी अर्धवृत्त से बड़े नहीं, अर्धवृत्त बनेंगे तो वहाँ पर भी दीर्घचाप नहीं हो सकती। और यहाँ पर तो हमने वृत्त को 3 भागों में बांट दिया है, तो यहाँ पर तो कहीं पर भी एक अर्धवृत्त से बड़ी चाप नहीं बन रही। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कथन क्या है, असत्य है। फोर्थ पार्ट है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो, वृत्त का व्यास है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से क्या हो, दोगुनी, वो वृत्त का व्यास कहलाती है। अब व्यास की परिभाषा क्या है, व्यास की परिभाषा क्या है, व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई क्या है, त्रिज्या से दोगुनी, तो वो क्या हो जाएगी, वृत्त का व्यास योगी सत्य है। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या का डबल करते हैं हम तो व्यास ही आता है, व्यास हमेशा त्रिज्या से क्या होती है, दोगुनी होती है। ये कथन सत्य हो जाएगा। पांचवा पार्ट है, त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। हम बताएंगे पहले कि त्रिज्या खंड होता क्या है। हमने एक ये वृत्त लिया है, तो त्रिज्या खंड बनाते हैं। इसके अंदर ये हमारे पास एक त्रिज्या खंड है, इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। अब ये त्रिज्या खंड एक किसके बीच का भाग है, ये त्रिज्या और चाप, त्रिज्या और चाप के बीच का भाग, ये हमारी त्रिज्याएं हैं और ये क्या है, चाप। तो त्रिज्या और चाप के बीच का भाग क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड। लेकिन हमें यहाँ पर दिया है कि जीवा और चाप के बीच का भाग, तो यहाँ पर हमारे पास जीवा और चाप के बीच का भाग नहीं है, यहाँ पर जीवा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ चाप और त्रिज्या खंड है। क्योंकि जीवा और चाप के बीच का भाग जो होगा, अगर हम यहाँ पर जीवा लेते हैं ये, तो जीवा और चाप, ये जीवा हमारी और चाप है, तो जीवा और चाप के बीच का जो भाग होगा वो त्रिज्या खंड ना होकर क्या बन जाएगा, वृत्तखंड। वो क्या होगा, वृत्तखंड। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ये पांचवा पार्ट असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीवा और संगत चाप के बीच का जो भाग होता है वो त्रिज्या खंड नहीं होता, वो क्या होता है, वृत्तखंड। नेक्स्ट पार्ट है, वृत्त एक समतल आकृति है। तो ये भाग क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वृत्त एक 2 डायमेंशनल 2D आकृति है। 2 डायमेंशनल वो होता है जिसकी केवल 2 विमाएँ हों, और 3D वो होता है जिसकी 3 विमाएँ हों। जैसे एक गोला है वो उसकी 3 विमाएँ होती हैं, तो उसको हम बोलेंगे 3D। लेकिन जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, वो एक 2D आकृति होती है, 2 विमीय आकृति होती है। जैसे साइकिल का पहिया है वो एक वृत्त है, तो वो 2 विमीय आकृति है। जबकि गोला होता है वो क्या होता है, 3D शेप का होता है, 3 विमीय आकृति होती है। तो जो भी 2D आकृति होती हैं, 2 डायमेंशनल वाली या 2 विमीय आकृति होती हैं, वो सब समतल आकृतियाँ होती हैं। तो वृत्त हमारे पास एक समतल आकृति हो जाएगा। तो ये कथन क्या होगा, सत्य। तो बच्चों, हमारी प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है।